कॉलिजन, कॉलिजन क्या होता है? जब दो बॉडी एक दूसरे से टकराती हैं, वो वाली सिचुएशन क्या कहलाती है? कॉलिजन। और दोनों बॉडियों पे टकराने को हम बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन। व्हेन टू बॉडीज आर स्ट्राइक टू ईच अदर दे आर कॉल्ड कॉलिजन। अब ये कॉलिजन हमारे पास तीन तरीके का हो सकता है। पहला कॉलिजन, फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलिजन कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा कॉलिजन इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन। एंड थर्ड इज कॉल्ड परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन। और इसको हम प्लास्टिक कॉलिजन भी बोलते हैं। प्लास्टिक कॉलिजन, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, आर कंजर्व। ठीक है। इसके अंदर, इन दोनों के अंदर मोमेंटम आर कंजर्व, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है। यहां काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, यहां पर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व दोनों में नहीं, दोनों के अंदर नहीं होती है। दूसरी बात, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक तरीके से ऐसे है कि जैसे हमने यहां से कोई बॉल फेंकी, ये हमारी अर्थ है, यहां से हमने बॉल फेंकी, ये बॉल यहां आके टकराई और टकराने के बाद इतने ही ऊंची जंप कर गई। ठीक है, यानी जितनी एनर्जी से आई थी उतनी एनर्जी से ऊपर चली गई। ठीक, जितनी वेलोसिटी से आई थी उतनी ही वेलोसिटी होगी जाते समय, तो सेम हाइट तक अटेंड करेगी। दिस इज द इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन में हमने यहां से इस बॉल को फेंका ऐसे, यहां के टकराई, टकराने के बाद ये पूरा नहीं उठेगी, कहीं तक भी जाएगी, यहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी, कहीं तक भी जाएगी जितनी उसके पास एनर्जी। सम एनर्जी आर लॉस्ट है। जो मान लो 100 जूल एनर्जी से आएगी, टकराई, 10% एनर्जी लॉस्ट हो गई तो ऊपर तक जाएगी। 50% एनर्जी लॉस हो गई, थोड़ा कम नीचे रह जाएगी। 80% एनर्जी कम लॉस हो गई तो और भी कम उठेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी कॉलिजन के टाइम में लॉस्ट हो जाएगी उतनी बॉल हाइट को कम अटेंड करेगी। प्लास्टिक कॉलिजन का मतलब है कि यहां से कोई बॉल को हमने ऐसे नीचे की तरफ फेंका, यहां पे टकराई और टकराने के बाद ये जंप भी नहीं करेगी, उठेगी नहीं, वहां की वहीं चिपक जाएगी। ठीक है, जैसे आटा लेते हैं, आटे को आप फेंक के मारो ऐसे, दीवार पे मारोगे, दीवार पे चिपक जाएगा। गुथा हुआ जो आटा होता है वो क्या है? प्लास्टिक कॉलिजन। हम दीवारों पे प्लास्टर करते हैं, क्या होता है? चिपक जाता है, प्लास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारे पास ये 3 टाइप के कॉलिजन होते हैं। अब हमको अपने इस क्लास के अंदर जो कॉलिजन पढ़ना है वो कॉलिजन पढ़ना है इलास्टिक कॉलिजन। इन डिटेल्स वी हैव स्टडी द इलास्टिक कॉलिजन। अब इलास्टिक कॉलिजन के अंदर क्या क्या होता है आप इसे 1 मिनट में कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब लिखो इलास्टिक कॉलिजन, द collision in which momentum and kinetic energy
conjunct. ठीक है. Elastic collision are two types. Elastic collision are two types. Number one, collision in one dimension. In one dimension. Number two, collision in two dimension. Collision in one dimension and collision in two dimensions. First of all, we study about the collision in one dimension. देखो भाई, elastic collision in one dimension. This is the body A and body B are moving in a straight line with the velocity u1 and u2 respectively. Having the mass m1 and m2, they are collide for a very short interval of time, and they are again moved separately with the velocity of v1 and v2. Suppose that mass cannot be destroyed in that collision. अब देखो यहाँ पर ये वाली बॉडी इसको अप्रोच कर रही है, ये वाली बॉडी इसको टक्कर जब मारेगी जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो हमने u1 इज ग्रेटर देन u2, जब ये इसको टक्कर मारेगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और ये भी तो इसके देखो इसने कोई बॉडी ऐसे चल रही है, पीछे से इसने ऐसे करके टक्कर मारी तो ये बॉडी की वेलोसिटी बढ़ गई, इसने इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो इस वाली बॉडी ने भी इस वाली बॉडी के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाया होगा न्यूटन के थर्ड लॉ से, तो ये वाली बॉडी भी इस वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी होगी v2 और v2 इज ग्रेटर देन v1। अब हमको ये निकालना है कि टक्कर के बाद यानी कॉलिजन के बाद इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लेट two bodies A and B having masses, साथ साथ लिखते चलो, having masses, मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिखो, let two bodies A and B having masses m1 and m2 initially moving with velocity u1 and u2 respectively. A and B both collides for a very short interval of time, and again move separately with velocity v1 and v2 respectively. ठीक है, suppose that mass is not affected in this collision, therefore momentum before the collision यहाँ पे ये लिख लिया ना, इसे मिटाता हूँ मैं सबको, ठीक है, सारा भी नहीं लिखा क्विकली हो रहे थे
तो देखो बिफोर द कॉलिजन मोमेंटम, बिफोर कॉलिजन इक्वल टू है मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर द कॉलिजन ये होगा, आफ्टर कॉलिजन इन दोनों का होगा, तो इन दोनों का मोमेंटम कितना हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है तो जितना टक्कर से पहले होगा उतना ही टक्कर के बाद भी होगा। तो इस v1 को इधर ले आओ, तो देखो m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो m2 v2 माइनस m2 u2। क्या हुआ m1 इज टेकन, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इक्वेशन 1। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। कितनी हो जाएगी इसकी 1/2 m1 u1 स्क्वायर, दूसरे वाले की 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 m2 v2 स्क्वायर। सबसे पहले तो m2 1/2 कैंसिल, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो देखो इन दोनों को जब हम एक साथ लाएंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा m1, तो m1 इज टेकन, कितना बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसी तरह से उधर कितना हो जाएगा m2 कॉमन आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ऐसे हो गया, राइट। ओके, अब इससे डिवाइड कर दो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 मिटाना होगा, प्लीज करो। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इसको डिवाइड करना है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, m1 इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन कर दो, कितना हो गया ये u प्लस v1 और u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, इसको भी कर दो v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, ओके। अपॉन में m1 कितना था u1 माइनस v1, अपॉन में कितना था m2 v2 माइनस u2। क्या क्या कट गया, ये कटा, ये कटा, m2 कटा, ये और ये कटा, कितना बचा भाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना बचा v2, सॉरी ये प्लस बचा ना, प्लस u1 प्लस u2 प्लस v2, ठीक है। ये बचा u1 को u की तरफ, v1 को v की तरफ, तो v1 ये हो जाएगा, सॉरी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है। ये जो चीज निकल के आई, ये देखो, ये जो चीज निकल के आई इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पीछे से जो कर रही थी, ऐसे चल रहे थे ना दो ऑब्जेक्ट ऐसे, ये u1 से और ये u2 से, अगर ये 30 हो और ये 20 हो तो अप्रोच की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दोनों घटा देंगे 10। हमने यही पढ़ा था ना कि एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलते हैं तो उनकी वेलोसिटी घट जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पीछा करने वाली वेलोसिटी, राइट। और जब टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद वो आगे चला जाता है और वो पीछे चला जाता है थोड़ा सा, तो उनके बीच में डिस्टेंस
बढ़ जाती है क्योंकि पीछे वाले की वेलोसिटी कम हो जाती है और आगे वाले की बढ़ जाती है, तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। तो ये वो वाली वेलोसिटी है, तो ये क्या कहलाएगी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, तो ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है V1 और V2, ठीक है? तो V1 और V2 निकालने के लिए पहले इसको यहां भेज दो, ठीक? इसको मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 नाम देता हूं, ठीक है? तो इसे इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? चाहे इसको 3 मत दो, नेक्स्ट में 3 देंगे। तो देखो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? U1 माइनस U2 प्लस V1। दिस इज इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 1। V2 की वैल्यू किसमें रखनी है? इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन 1 थी M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 U2 माइनस V2 माइनस U2 है ना, V2 माइनस U2। तो V2 की वैल्यू यहां रखनी है अब आपको, तो कितना हो जाएगा? M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 की वैल्यू ये रही, क्या हो जाएगा? U1 माइनस U2 प्लस V1 और ये माइनस U2, इतना हो गया। M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 U1, ये देखो माइनस 2U2 और प्लस V, माइनस का एक U2 माइनस का एक 2 माइनस के 2U2 हो गए। M से मल्टीप्लाई करो, M1 U1 माइनस M1 V1, अंदर मल्टीप्लाई करो, M2 U1 माइनस 2 M2 U2 प्लस M2 V1, ये V1 था ना, V1, ठीक है? अब V1 को एक साइड ले लो और इन सबको एक साइड ले लो, तो देखो ये वाली चीज इधर आई, इसको उधर ले जाएंगे। M1 U1 इसको इधर लाओ, माइनस M2 U1, ये इधर आया, ये भी इधर आया, ये किसका हो जाएगा? प्लस का M2 U2 और आगे 2 भी लगा है, इसको उधर ले गए, उसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो M1 V1 प्लस M2 V1, ठीक है? इस पूरे में से क्या कॉमन आया? इतने में से M1 माइनस M2, क्या कॉमन आया? U1 प्लस 2 M2 U2, इसमें से क्या कॉमन आया? V1 M1 प्लस M2, क्या कॉमन आया? V1, इतना कॉमन आ गया। प्लीज इतना करो पहले, बंद नहीं देखो वहां से V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 और अपोज में क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2। ये तो वैल्यू आ गई भाई V1 की। अब V1 की वैल्यू आप दोबारा से वहां रख दोगे तो क्या निकल के आएगा? V2 की, लेकिन उसको सिमिलरली करके लिखो, ऐसे करके V2 इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा M1 माइनस M2 और यहाँ कितना आ जाएगा? U2, ठीक है? प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 2 M1 U1 और नीचे कितना रह जाएगा? M1 प्लस M2। सिमिलरली क्या लिखेंगे? सिमिलरली V2 की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है? दैट्स ऑल, V1 एंड V2 और U1 एंड U2। सर U1 का है करके हो गई V1 से और V2 से। U1 किसके बराबर हो गया? V1 किसके बराबर हो गया?
U1 V2 V1 किसके बराबर हो गया U2 V1 के, यानी इन दोनों की जो वेलोसिटी थी वो एक्सचेंज हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई एक्सचेंज, और इन दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। पहले ये तेज चल रहा था, ये स्लो चल रहा था, अब ये स्लो चल रहा है और ये तेज चल रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो गई एक्सचेंज। क्या लिखेंगे देयरफॉर वेलोसिटी आर एक्सचेंज्ड। अगर मास सेम होता है तो वेलोसिटी कैसे हो जाती है एक्सचेंज। समझ में आया, मेरा और किसी दूसरे आदमी का मेरे बराबर ही वजन है और मैंने उसमें जाके टक्कर मारी, वो भी चल रहा था मैं भी चल रहा था, तो मेरी वेलोसिटी उसके पास पहुंच जाएगी, उसकी वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी। ध्यान से देख, ये एक ऐसे करके पेंडुलम लटका हुआ है और ये भी एक पेंडुलम है ऐसे करके, दोनों सेम साइज की पेंडुलम है। ठीक है, ठीक, मैंने इस पेंडुलम को यहां से उठाया ऐसे करके और इसको वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड की, और ये रेस्ट में है ये वाला। जब ये यहां के टकराएगा तो बताओ ये कितनी वेलोसिटी से उठेगा 2 और इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। समझ में आ गया ना। दूसरा, अब ऐसे सपोज कर लेते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रक है या कोई बस है, मतलब हैवी मास है, और दूसरा उसके रेस्पेक्ट में छोटा है, जैसे मेरा मास हो गया या साइकिल का मास हो गया या स्कूटर का मास हो गया विद रेस्पेक्ट टू बस या ट्रक। ठीक है, अब बस ट्रक जो है चल के आया, ठीक है, और साइकिल में टक्कर मारी, जो साइकिल खड़ी हुई है या साइकिल चल रही है व्हाटएवर, तो बताओ क्या होगा। साइकिल तो उड़ जाएगी, तो तुम्हें पता है, पर ट्रक कितना पीछे जाएगा, क्योंकि साइकिल में तो फोर्स लगाएगी, ट्रक कितना पीछे जाएगा नहीं जाएगा। तो इस केस में हम क्या सोचते हैं, इस केस में हम ये सोचते हैं कि जो ट्रक है उसका मास बहुत ज्यादा है। ट्रक क्या है, मान लो M1 है, तो M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। M2 से बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि M के मास को M1 में जोड़ दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और घटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए M2 के मास को हम क्या कर देते हैं नेग्लिजिबल, मास ही नहीं है उसका। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मास है। भाई साइकिल का मास कितना होगा 10-15 किलो, और ट्रक का मास कितना होगा 500-600 किलो, तो उसके रेस्पेक्ट में उसका मास कैसा है नेग्लिजिबल। 500-600 किलो से बहुत ज्यादा होता है, 1500-2000 किलो होता है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में वो मास कैसा है नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल है तो M2 को हमने नेग्लिजिबल कर दिया। अब देखो M2 है ही नहीं, ये सोच लो, ये नहीं है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी नहीं है, अप्रोक्सीमेट 0 हो गया। ये कितना हो गया 0, तो M1 किसके बराबर हो गया M के। अब यहां देखो, ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचा M1 MU और अपॉन M। ठीक है, तो M से M कट जाएगा, तो V1 बराबर क्या बचेगा U1 और V2 बराबर क्या बचेगा U2। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, करो फटाफट से इनको, उसके बाद आगे चलते हैं। सर बीच तो जब हम इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पढ़ते हैं तो हम ऐसे करके एक्सिस बनाते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। अब हम यहाँ सिचुएशन मान सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों चल के आ रहे हैं, या एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये बॉडी, ठीक है, और दूसरी बॉडी ये रही, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसकी वेलोसिटी U1 है, इसकी वेलोसिटी U2 इक्वल टू 0 है, रेस्ट में है। ये रेस्ट अब ये यहां से आके जब इससे टकराएगी तो क्या होगा, आगे को जाएगी, तो ये वाली आगे चली जाएगी, तो इसका क्या होगा, ये जी वही रह जाएगी। अब आप जरा कैरम बोर्ड खेलते हो, बिल्कुल कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम बोर्ड में गोटी रखी होती है और आप ऐसे करके स्ट्राइकर मारते हो, क्या होता है, एक गोटी इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है, ऐसे होते हैं ना। तो जब हम 2 डायमेंशन पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि जब ये टकराएगी तो एक जो है इधर चला जाएगा
और दूसरा इधर चला जाएगा। ठीक है, जब ये जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी। ये वाला एंगल अल्फा बनाएगा और ये वाला एंगल सपोज करो बीटा बनाएगा, या θ1 θ2 ऐसे मान लो, बुक में θ1 θ2 दिया है एनसीईआरटी में, हम अल्फा बीटा से मान लेते हैं। ओके, अब देखो जब कोई भी दो के बीच में ऐसे पॉइंट आ गया तो हमको क्या समझ में आया कि हमको क्या करना चाहिए, वेलोसिटी है, वेक्टर होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व किसमें करेंगे, आंसर कंपोनेंट में करेंगे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 cos अल्फा, और ये वाला जो हो जाएगा इधर वाला साइन अल्फा, ये वाला जो हो जाएगा दिस इज v1 sin अल्फा। सर ये कॉस होएगा ना, ये तो कॉस होगा। सॉरी एंगल के साथ वाला हमेशा क्या होता है, कॉस। कॉस। तो ये वाला v1 sin अल्फा होगा और ये v1 कॉस अल्फा, cos अल्फा होगा। ठीक है, इसी तरह से इसको रिजॉल्व करो, तो इसको रिजॉल्व करते हैं तो एक तो इधर चला जाता है और दूसरा इधर चला जाता है, तो ये क्या होगा v2 sin अल्फा sin बीटा होगा और इधर की तरफ वाला v2 cos बीटा होगा। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन और मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। ठीक है, लिखेंगे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। सो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन p बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू p आफ्टर कॉलिजन। p मतलब मोमेंटम, तो m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 आफ्टर द कॉलिजन। v1 क्या है, कॉस v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा। बीटा। ठीक है भाई, अगर ये इसकी वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया, नहीं है अगर दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे होते हैं तो इसकी कुछ सर्टेन वेलोसिटी होती है, राइट। अच्छा, ये किसके अलोंग है भाई, ये है एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। कितना हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। काइनेटिक एनर्जी में 1/2 और कैंसल, क्या बचा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस m2 v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। देखो v2 की वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग कितनी है, v2 cos अल्फा बीटा सॉरी। ओके, समझ में आया ना। तो ये तो हो गया x एक्सिस के अलोंग, करो फिर y। अब आ जाते हैं अलोंग y एक्सिस। बीटा सर, ठीक है, अब आ जाते हैं अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस, ठीक है। अब देखो y एक्सिस की तरफ जब ध्यान दो, m1 इनटू वेलोसिटी, इस बॉल की वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग कितनी है, y एक्सिस के अलोंग v है, 0 है ही नहीं, सीधी चल रही है ना, ऊपर नीचे तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, 0।
m2 along y एक्सिस है कुछ नहीं है, 0 इज इक्वल टू, समझ में आ गया ना, मैं लिखता हूं m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू, मोमेंटम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव नेगेटिव होगा, अपोजिटिंग डायरेक्शन है तो m1 v1 साइन अल्फा माइनस m1 v2 साइन बीटा m2। ओके, ये सब 0 हो गया तो यहां से कितना हो जाएगा, m1 v1 साइन अल्फा इक्वल टू m2 v2 साइन बीटा। दिस इज द मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो देखो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, कैसे होगी, 1/2 m1 इंटू 0 का स्क्वायर यानी 0 हो गया, प्लस 1/2 m2 इंटू 0, वेलोसिटी 0 हो गई, y एक्सिस के अलोंग इक्वल टू 1/2 क्या बचा, m1 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं, टोटल जुड़ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो m1 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस m2 v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, चलो फटाफट से ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। फिनिश दिस चैप्टर।